कैसे आएगी? माइक ही नहीं पहना है ना, वॉइस कहाँ से आएगी? अभी आ रही है? अभी ठीक है? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर अभी हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब पता चला है वॉइस नहीं आ रही थी। चलो, तो यहाँ पहला क्वेश्चन था आपका, चीज की दावत एक कहानी है, सॉरी। और चीज की दावत जो कहानी है उसे किसने लिखा है? भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। और तमस, झरोखे और बसंती इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अभी ठीक है? अभी ठीक है? चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है, जिसमें सानी जी जिनकी तमस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली और चीज की दावत सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। अगला था, सूद किस भाषा का शब्द है? तो सूद जो है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा और भी कई सारे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फारसी भाषा है, उधर पुर्तगाली सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जिसपे हमने पढ़ा भी कि संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है। तो संज्ञा में आप प्रत्यय अगर लगा देते हैं तो क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो दानव शब्द है, ये जो मानव शब्द है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। निंदा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। इनमें हमने इत प्रत्यय और ईय प्रत्यय लगाया तो ये विशेषण बन गया था। लेकिन जो ऑप्शन सी है, चिंतन, ये क्या है? चिंतन का मतलब होता है सोचना, कुछ गहरी सोच में आप जब चले जाते हैं, है ना, तो उसे कहा जाता है चिंतन। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बाकी सभी जो है आपके विशेषण है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा देश में जैसा जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक विशेषण है या गुणवाचक है या सार्वनामिक या निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा? देखो, जब हम विशेषण के भेद पढ़ते हैं तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अनिश्चयवाचक विशेषण का भेद ही नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, ये सर्वनाम है। अब जब वो गुणवाचक की बात करेंगे तो गुण में कैसे शब्द आते हैं? यहाँ दिया है गुणवाचक विशेषण। इसमें हम किसी के बारे में बताएंगे कि कोई क्या है? सुंदर है, कोई बहुत ईमानदार है ना, क्या है? बहुत ईमानदार है। कोई जो है मोटा है, कोई पतला है। तो ये सब बता रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जब पहले कोई सर्वनाम शब्द हो और उसके बाद कोई संज्ञा या फिर से सर्वनाम जहां आ जाए वहां पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ आपको शब्द दिया गया है जैसा, और उसके बाद दिया है देश। तो देश में क्या है? देश शब्द में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है ये? एक जातिवाचक संज्ञा है। और जैसा क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जब पहले एक सर्वनाम शब्द हो और बाद में एक संज्ञा शब्द हो, वहां क्या होता है? वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जब हम बात करते हैं विशेषण के भेद की, तो विशेषण के कितने भेद हो जाएंगे? 4 होंगे। कौन सा है पहला? गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। और फिर उसके बाद 4th नंबर पर आता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलो, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक तरफ है इधर रचनाएं और उधर रचनाकार दिए गए हैं। हमें इन्हें सुमेलित करना है कि कौन सा यहाँ सुमेलित नहीं है, एक गलत दिया गया होगा। दिया है अमृत और विष, यशपाल की है। नहीं भाई, यशपाल जी की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है झूठा सच। और ये जो अमृत और विष है ना, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा गया है अमृतलाल नागर जी के द्वारा। अमृतलाल, ठीक है, तो ऑप्शन ए में ही त्रुटि है, बाकी को देख लेते हैं। ए लड़की ये लिखा है कृष्णा सोबती ने त्यागपत्र जैनेन्द्र, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राग दरबारी को श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है, लेकिन जो ऑप्शन ए है ये थोड़ा मिसमैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन से होंगे? अब देखो, रचनाओं की तैयारी हमें कैसे करनी है, आगे टॉपिक आपका आएगा बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर भी हिंदी आपको दिख रही है, किसी भी एग्जाम की हम बात करें, कोई ग्रुप डी या ग्रुप सी का एग्जाम हुआ है, उसमें आप देखते हैं कि हिंदी पूछी जाती है, स्पेशली यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं। तो अगर वहां पर आपको रचनाएं दिख रही हैं, इस साल जितने भी पेपर कंडक्ट हुए हैं उनको थोड़ा डाउनलोड करें, है ना। डाउनलोड अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
कई बार होता है ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हमें नहीं पता चल पाता है, बट मोस्टली पेपर ऑफलाइन होते हैं। तो ऑफलाइन में आपको पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है। वहां पर जितने भी क्वेश्चन आपके हिंदी के दिख रहे हैं, आपको रचना तैयार करनी है तो रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा और जो आपके टॉपिक होते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम सब में आता है। व्याकरण बहुत जो है, मतलब कहोगे कि कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे पुलिस का एग्जाम हो गया, इसमें व्याकरण आती है। कोई टीचिंग का एग्जाम होता है, इसमें व्याकरण आती है। बाकी सब में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं व्याकरण से। तो आप हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में ये भी चेक करते रहे कि इस बार जो इस साल पेपर हुए हैं उनमें हिंदी के क्वेश्चन कैसे आए हैं, उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हिंदी में रैंडमली कोई क्वेश्चन आपसे कर दिया गया है तो आप उसको टैकल कर पाते हो कि नहीं। इसके अलावा आपको टॉपिक भी वहां पर पता चलेगा कि इस टॉपिक से इस साल क्वेश्चन ये ऐसे ऐसे पूछे गए हैं। ऐसा होता है मोस्टली कि इस साल जो पेपर कंडक्ट हुए ये उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को उठाकर एग्जाम जो होगा आगे आने वाला कोई भी एग्जाम होगा उसमें सेम एज इट इज रख दिया जाता है। ये बहुत बार देखा गया, ठीक है। तो आप कोई भी पेपर हुआ है जिसमें आपको पता चल रहा है हिंदी आई है तो उठाइए उसे और अपने नोट कर लीजिएगा उसे अपने नोटबुक में, जहाँ पर आप अपनी नोट्स बनाते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे कि इस साल ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तत्सम शब्द हमें बताना है। तत्सम को पहचानने की जो ट्रिक है वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि तत्सम शब्द कैसे पहचाने, जहां पर भी हमारे ये तीनों शब्द है ना, ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत है। इसके अलावा आपको और क्या दिखे, र ऐसे दिखे या र ऐसे दिखे। इसके अलावा री की मात्रा कहीं पर आई है या हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन ये कहीं दिख रहे हैं तो वहां समझ जाना उन शब्दों में वो तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। इधर क्या दिया है, जोगी दिया है, तो जोगी का क्या बनेगा, योगी बन जाएगा। यह यौवन का बनेगा यौवन, और जमाई यहाँ पर नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, तत्सम हमें बताना है यौवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, नागार्जुन की भाषा क्या है। तो नागार्जुन जो की रचना कर रहे हैं और उनकी भाषा पूछी गई है ब्रज अवधि खड़ी बोलियां सर। इनकी रचनाएं थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि नागार्जुन कौन है, ठीक है। तो इन्होंने जो है, जब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो रचनाओं में हम देखते हैं प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। इसके अलावा इन्होंने लिखी है सतरंगे पंखों वाली, पंखों वाली। इसके अलावा इनकी जो मतलब मुख्य जो भाषा रही है ना वो मैथिली रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऐसे याद कर लेंगे कि यहाँ आपसे पूछा जाए कि या तो मैथिली भाषा हो या खड़ी बोली हो, इनमें से कोई एक ऑप्ट करना होगा। तो यहाँ खड़ी बोली ऑप्शन में खड़ी बोली के साथ चले जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग नितिन, ठीक है। तो यहाँ खड़ी बोली और मैथिली हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने लिखा है बलचनामा, बलचनामा, और एक रचना है इनकी भस्मांकुर, नागार्जुन, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली इनकी प्यासी पथराई आंखें हो जाएगी। एक और है इनकी रचना रतिनाथ की चाची, रतिनाथ, रतिनाथ की चाची, ठीक है। तो ऑप्शन कोई भी हो, अगर मैथिली भाषा दिया है तो मैथिली भाषा चुन सकते हैं, नहीं तो खड़ी बोली तो है ही। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्लास को थोड़ा शेयर क्या करें आप लोग, इतने दिन हो चुके हैं, सुबह 10 बजे क्लास हो रही है आपका, ना तो इतना अर्ली मॉर्निंग है कि आपसे उठा नहीं जा रहा है ना, और ना ही इतना दोपहर हुई है कि नींद आने लगी है। और नींद का ऑप्शन दिन में छोड़ ही दो, है ना। आप पढ़ने पे ध्यान दो, एग्जाम आपका यूपीएसआई बहुत जल्दी आपको डेट पता चलने वाली है। तो अब एकदम कमर कस के पढ़ना है कि बिल्कुल तैयारी हमारी एकदम फाइनल स्टेज पे होनी चाहिए। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। इन दो चीजों पर फोकस करना है। होप तो कॉन्सेप्ट जो आपका किसी भी क्वेश्चन में अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हुआ है तो आप पूछिए, है ना। कई बार होता है कि हमने पढ़ा तो था लेकिन अब वो हमारे दिमाग से निकल चुका है, तो उसे रिवाइज करें, क्वेश्चन पूछे। क्लास में लाइव सेशन है तो लाइव सेशन का फायदा उठाइए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से नहीं हुआ है। सौर सैन्य अपभ्रंश से हम कौन कौन सी देखते हैं,
तो जो सौर सैनी अपभ्रंश है इससे विकास हुआ है, किन किन बोलियों का विकास हुआ है, तो क्या कौन कौन सी जो है, क्या पूछा है, बोली पूछा है। तो पहले भाषा देख लेते हैं कि पहले आई है आपकी पश्चिमी हिंदी, एक तो आपकी ये हो गई। इसके अलावा यहाँ से विकास हुआ किसका, राजस्थानी का, राजस्थानी भाषा। तीसरा आ जाएगा यहाँ पर गुजराती, गुजराती, ठीक है। अब ये जो आपको ऑप्शन ए वाला दिख रहा है पश्चिमी हिंदी, जिसमें हम बात कर लेते हैं 5 बोली आती हैं। एक है खड़ी बोली, दूसरा है हरियाणवी, हरियाणवी एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका यूपी पुलिस में भी और यूपीएसआई में। दिल्ली पुलिस का एग्जाम होप तो उम्मीद है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट होना है, उसमें भी मुश्किल से आपके पास 2 महीने हैं। हाँ, यहाँ ये कंफर्म है कि या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो उसमें एक्सपेक्टेड यही बताया गया था दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना, उसमें तो हिंदी आती नहीं है, बट आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें जीएस है प्लस कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अलावा आपका मैथ और रीजनिंग, इन पर अच्छे से कमांड आप कर लीजिए, तब तक 2 महीने हैं, आराम से कवर कर सकते हैं। ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा क्या है, ब्रज भाषा है। चौथा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी बुंदेली, और 5वीं जो भाषा है इसमें बोली, 5वीं आ जाएगी कन्नौजी। तो ये 5 का विकास हुआ है सौर सैन्य अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी से। अब यहाँ पूछा है कि कौन से जो है सौर सैन्य अपभ्रंश से नहीं आती है, तो क्या दिया है, ब्रज है, बुंदेली है, बघेली नहीं होगी। जब हम बघेली की बात करते हैं तो इसका विकास किससे हुआ है, इसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। यहाँ सौर सैन्य अपभ्रंश में नहीं आएगी। आरओ यारो का एग्जाम है, अच्छा मेंस है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो जब हम बात करते हैं किसकी, अर्धमागधी अपभ्रंश की, अर्धमागधी अपभ्रंश, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ से विकास हुआ पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी, इससे विकास हुआ है 3 बोलियों का। कौन सी है, एक है अवधी, एक है बघेली, और तीसरी हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। तो ये आपका कौन से अपभ्रंश से आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमें बताना है। तत्सम का बिगड़ा रूप, शुद्ध शब्द होते हैं तत्सम, वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, लेकिन जब हम उन्हें ठीक से नहीं बोल पाते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्हें कुछ भी ऐसा वर्ड चुन लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको दिया जाता है ना आंख, है ना, आंख क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। अक्षी जो है ये तत्सम शब्द है, लेकिन हम अक्षी नहीं बोल पाते, हम आंख बोलते हैं। हस्त मतलब हाथ, लेकिन हम हस्त नहीं बोलते, हम हाथ बोलेंगे। तो अपने अनुसार हम तद्भव शब्द बोलते हैं, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप। यहाँ पर पूछा है कि बताइए गयंद जो है ये हाथी के लिए आता है, किसके लिए आएगा गयंद, गयंद आता है हाथी के लिए। यहाँ पर क्या आंसर आ जाए, यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा, वानर, है ना। वानर क्या है, तत्सम शब्द है, जो कि हम कहते हैं किसके लिए प्रयोग होता है, ये बंदर के लिए है। तो हम वानर ना कहकर क्या कहते हैं, बंदर कहते हैं, ठीक है। अंगना जो है ये तद्भव है, इसका क्या बनाना चाहिए, तत्सम हमें आंगन बनाना चाहिए, आंगन, ऐसे चंद्र बिंदु के साथ जाएगा। गयंद जो है ये हाथी के लिए आता है, तो ये तत्सम है। यहाँ अरे एक सेकंड, अरे भाई हाँ क्या पूछा है, तो यहाँ तद्भव ही तो पूछा है, बिल्कुल ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, गयंद भी, ठीक है, अंगी भी तत्सम है। ऑप्शन ए ही होगा जो तद्भव है इसका। तत्सम क्या बनेगा, अंगना बनेगा, ठीक है, सॉरी आंगन बनेगा, आंगन, क्या बनेगा, आंगन बनेगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर हमें अलंकार बताना है। ठीक था आपका नितिन, एकदम सही था। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। फूले काल सकल महिमाएं, जन बरसु जनु बरसा, ऋतु प्रकृतु बुढ़ाई। अब यहाँ पर मान लो आपको पंक्ति का अर्थ नहीं पता है ना, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में आपको हेल्प करते हैं। जैसे हम अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही होती है, मा 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 वर्ण आता है, ता ऐसे कोई वर्ण आ जाए तो हम पहचान लेते हैं। वैसे ही आपको क्या करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है इसमें जो शब्द आते हैं कौन से आते हैं, मनु जनु मानो जानो, ठीक है। आपको मान लो इसका अर्थ नहीं पता तो यहाँ पर ध्यान दोगे ऑप्शन में है,
तो मान लो कि ये ऑप्शन में है और यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं यहाँ जनु है ना, पंक्ति में। उसके बाद जो है उपमा अलंकार में क्या होता है, जब तुलना या समानता होती है तो साथी से, सम समान, ये शब्द हमें दिखने चाहिए, सम समान सदृश, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ये नहीं दिख रहा है तो इसको काट दें, ठीक है। रूपक अलंकार में हम देखते हैं कि जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, यहाँ ऑप्शन आपका ए ही रहेगा। क्या रहेगा, क्या कहा गया है पंक्ति में, ये कहा गया है फूले काल सकल मही हाई। इसका मतलब है जो काश के फूल होते हैं, जंगली फूल होते हैं ये, अब देखेंगे कहीं पर भी जंगल होगा सॉरी, तो वहां पर झाड़ियों जैसा फूल फूल दिखाई देगा, मतलब इस तरीके से होता है। इसमें बहुत सारे जो है, अब देखेंगे फेस्टिवल्स के दौरान, जैसे ही आपका अभी जो समय चल रहा था उस समय कुछ ये इनका यूज भी होता है, तो ये व्हाइट कलर के होते हैं। तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्षा ऋतु आ गई है, कि मानो फूल इतने ज्यादा जो है मही हाई मतलब बहुत ज्यादा हो चुके हैं धरती पर, और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वर्षा ऋतु आ गई है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर जो उपमेय और उपमान है, उपमेय और उपमान है, इनमें कोई भेद नहीं होता है, भेद रहित आरोप हो, अर्थात दोनों को एक ही मान लिया जाए, वहां पर क्या होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अब ये जो उत्प्रेक्षा है इसमें क्या किया जाता है, जब उपमेय और उपमान में, जब उपमेय को लेकर ये कहा जाए कि उसमें उपमान जैसी कल्पना की जा रही हो, ऐसे माना जा रहा हो, वैसे माना जा रहा हो, वहां पर उत्प्रेक्षा होता है। जब उपमा की बात करेंगे, यहाँ दो वस्तु में तुलना होती है समान विशेषता के आधार पर, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले, पीपर पात पर सरिस मन डोला, तो पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोल रहा है, दो वस्तुओं में समान विशेषता किस आधार पर है, मन भी चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, और पीपल का पत्ता जो है वो भी हिलता डुलता रहता है वायु के कारण। दोनों में जो विशेषता पाई गई है कि दोनों ही चंचल है, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां उपमा अलंकार होगा। मुख ही चंद्रमा है, ऐसे कह दिया जाए कि मुख ही चंद्रमा है, तो यहाँ जो मुख है वो क्या है, वो है उपमेय, और उपमान क्या है, यहाँ चंद्रमा है, तो दोनों को एक समान बताया गया है कि मुख ही चंद्रमा है, चंद्रमा ही मुख है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, वहां रूपक अलंकार होता है। दृष्टांत में उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, गलत वाला हमें बताना है। तो देखिए क्या दिया है, भाववाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मन के भाव होते हैं, है ना, कैसे कैसे भाव, कि प्रेम है, करुणा है, करुणा, दया है, दया है, ठीक है। इसके अलावा गुस्सा आ रहा है, हम ईमानदार है, ईमानदार, है ना, ईमानदारी आना चाहिए, ईमानदार तो विशेषण हो जाएगा। ये सभी क्या है, हमारे मन के भाव होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 5 प्रकार के और शब्द होते हैं जिसमें हम अंत में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। वो 5 प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं कि जातिवाचक संज्ञा हो, उसमें हम प्रत्यय लगा दे तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगा दे तो भाववाचक संज्ञा, विशेषण के साथ प्रत्यय लगा दे तो भाववाचक संज्ञा, क्रिया के साथ प्रत्यय लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा, और अव्यय शब्द हैं उनके साथ आप प्रत्यय लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा। ये हर सेकंड थर्ड सेक्शन में जब भी हमारी क्लास हो रही है, सेकंड थर्ड डे, उसमें क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ देखते हैं क्या दिया है, सुखदाई है, घटाव है, मनुष्यता है, कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो सुखदाई जो है ये शब्द की यदि हम बात करें, इसका मतलब होता है सुख देने वाला, है ना, इसका अर्थ क्या है, सुख देने वाला, देने वाला, ठीक है। मनुष्यता की यदि हम बात करें तो ये तो भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है ही। मनुष्य शब्द क्या है, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, इसमें हमने साथ प्रत्यय लगाया, भाववाचक संज्ञा। शीतल की यदि हम बात करें तो ये एक विशेषण शब्द है ना, इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं कि ये कह सकता है शीतल जल है ना, ठंडा जल, शीतल छांव है, पेड़ की जो ठंडी छांव होती है उसके लिए आ सकता है। घटाव भी क्या है, एक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, ये आपका एक विशेषण शब्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 12 नंबर है, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, एक गलत लिखा हुआ है। तो बहुत बार ऐसे शब्द हमारे बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है
उज्ज्वल, है ना। इसके अलावा कवयित्री और रचयिता, रचयिता। इसके अलावा और कौन सा है, वाल्मीकि, कौशल्या, कौशल्या, अहल्या, कुमुदिनी, है ना, कुमुदिनी। ये बार बार आप देखेंगे, एग्जाम आपका कोई भी हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सब में पूछा जा रहा है। यहाँ पर विश्वनाथ है, बिल्कुल ठीक है, भावहीन लिखा हुआ है, जबकि ये क्या है, भावहीन है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। स्टेथल ठीक है, स्मृति ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मालवी बोली किसमें आती है। ये इसका विकास हुआ है मालवी बोली का सौर सैन्य अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा के अंतर्गत। तो पूर्वी हिंदी दिया है, पूर्वी हिंदी में हमारी कौन कौन सी आएंगी, अवधी, अवधी है, बघेली, और इसके अलावा आ जाती है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, उसके बाद यह है बिहारी हिंदी, इसमें 3 बोलियां आएंगी, मगही, मैथिली, और तीसरी हो जाती है भोजपुरी। ठीक है, अगला क्या दिया है, अगला है राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी भी जब थोड़ी देर पहले ही बताया था, 5 आएंगी। इसमें क्या आएगा, ये राजस्थानी में आएंगी, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें हमारी 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, अब ये जो 4 बोलियां हैं, ये कौन कौन सी आ जाएंगी, पहली आ गई मारवाड़ी, दूसरी हो जाएगी मालवी, तीसरी आ जाती है मेवाती, और चौथी आ जाएगी जयपुरी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सौर सैन्य अपभ्रंश के अंदर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मालवी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्कुल नितिन एकदम सही। तत्सम और तद्भव शब्द युग्म हमें पहचानना है कि कौन सा सही है, शुद्ध है। क्या दिया है, हाथ का दिया है हस्ती, हस्ती हम हाथी के लिए प्रयोग करते हैं, हाथी। ठीक है, और हाथ का बनेगा हस्त, तो ये तो गलत हो गया। आंख का दिया है चक्षु, चक्षु चक्ष का होगा, और आंख का क्या बनेगा, अक्षी बनेगा, ये भी गलत हो गया। साठ का शुष्ठी दिया है, इधर दिया है घृत, जबकि यहाँ पर ये तद्भव शब्द है, तो इसको उल्टा कर दिया है, इधर घी रखना था और तब इसका तत्सम बनता घृत। तो इस आधार पर कि उल्टा लिख दिया, इस आधार पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सॉर्ट होता है इसका बनता है शुष्ठी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी होगा। 15 नंबर पर बढ़ते हैं, पाई महावर देन का नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। इसमें जो अलंकार है वो हमें बताना है कौन सा अलंकार है, या पंक्तियों का अर्थ समझिए कि एक जो है महिला है जिसे नायिका कहा गया है, और उसकी एड़ियों का रंग बहुत ज्यादा लाल है, मतलब खून ज्यादा है ये कह सकते हैं। तो एड़ियों का रंग जो है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बहुत ज्यादा लाल है। एक और दूसरी महिला है जो नाइन है, अब वो सोचती है कि जो नायिका है उनके पैरों में जो लाल रंग है वो एक महावर, मतलब महावर जो रंग लाल होता है उसके कारण ये रंग लगा हुआ है लाल रंग, इस कारण जो है उनकी एड़ियां लाल है। अब वो सोचती है कि इस लाल रंग को निकालना है, तो वो क्या कर रही है, उनकी एड़ियों को घिसना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो नाइन है उन्हें भ्रांति हो गई है, उन्होंने एड़ियों के रंग का जो लाल रंग है उसे किस कारण लाल माना है कि ये जो महावर जिसे लाल रंग कहते हैं इस कारण है। तो यहाँ उन्हें भ्रम हो गया है, क्या हुआ है, उन्हें भ्रम हो गया है। उत्प्रेक्षा में तो यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना संभावना होती है, तो ये तो है नहीं, उपमा अलंकार नहीं है, समानता तुलना नहीं हो रही है। संदेह में हम मानते नहीं है चीजों को, हमें संदेह ही रहता है ना। जैसे दिया है ना एक पंक्ति है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, समझ में नहीं आ रहा है कि नारी ने साड़ी पहनी है कि साड़ी में नारी लिपटी हुई है, तो वहां संदेह होता है। जहां भ्रांति मारा अलंकार होता है वहां ये समझो कि हम उस चीज को मान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ उसने लाल रंग जो है वो किस कारण माना है कि जो महावर लाल रंग है वो उनके पैरों में लगा हुआ है, एड़ियों का लाल रंग इस कारण है। तो यहाँ भ्रांति माना अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 16 नंबर पर बढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा है, कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं देर तक, इसका हमें विकल्प चुनना है कि रात में देर तक बारिश होती रही, ये अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो संज्ञा तो ये नहीं है ना, देर तक, इसका मतलब है कि ये समय की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहा है।
अव्यय की यदि हम बात करें, ये अविकारी शब्द होते हैं, और अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो कि किसी काल, वचन या लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ये सबके साथ ही एक समान आते हैं, परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद हो जाएंगे? पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, और चौथा हो जाता है कौन सा? 4th नंबर पर आ जाएगा विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है? अगर नेक्स्ट ऑप्शन की देखें तो क्रिया विशेषण ही दिया है। देर रात तक का मतलब है कि रात भर जो है, मतलब देर रात तक, मतलब आधी रात हो गई है, काफी समय तक बारिश होती रही। तो जो क्रिया विशेषण है इसके भी 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें क्रिया की विशेषता पता चलती है कि क्रिया कब आयोजित हुई है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा स्थानवाचक, तो क्रिया के आयोजित होने का स्थान हमें पता चलता है। तीसरा है परिमाणवाचक, जहां पर क्रिया में मापतोल के शब्द आते हैं, और चौथा हो जाएगा रीतिवाचक, जिसमें क्रिया का तरीका हमें पता चलता है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा नहीं है, यहाँ पर हम आंसर किसे कर सकते हैं? तो अविकारी शब्द अव्यय का ही भेद है, और उसके बाद ये क्रिया विशेषण है, तो बी और ए दोनों ही सही होंगे। आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी का ही भेद है। तो ये क्या है? ये आपका कालवाचक विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला है 17 नंबर। जल पिपासु शब्द में हमें समास बताना है। पहला है द्वंद्व समास। क्या है ये गलत लिख गया है थोड़ा सा, ऐसे दव दव नहीं होगा, क्या होगा? द्वंद्व समास होता है ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया है, नेक्स्ट है द्विगु तत्पुरुष, और फिर उसके बाद है अगला ऑप्शन हमारे पास है बहुव्रीहि तत्पुरुष। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? जल पिपासु, इसका अर्थ निकालिए। तो क्या अर्थ निकलेगा? जल पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए आता है जल पिपासु। तो बहुव्रीहि जहाँ तीसरा अर्थ प्रधान हो, जहाँ प्रथम पद संख्या हो, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, यहाँ आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। और इसमें भी पूछे तो इसके 6 भेद होते हैं, इसमें ये संबंध तत्पुरुष आपका होगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला है ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसमें कौन सा अव्यय है? अब हमने अव्यय भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने अव्यय देखा, तो इसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय है इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है इसे हम कैसे समझे? इसका अर्थ ये होता है कि जब 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करें? योजक शब्दों का प्रयोग करें, वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इसके 2 भेद है। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसमें कौन से वाक्य आते हैं? जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर आएगा व्याधिकरण। क्या आ जाएगा? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें हम देखते हैं मिश्र वाक्य वाले वाक्य आते हैं। अब ये जो मिश्र वाक्य हैं इसके भी 4 भेद होते हैं, और उन्हीं चारों भेदों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या दिया है? कारण बोध, उद्देश्य बोध, संकेत बोधक या स्वरूप बोधक। तो यहाँ पर ये जो ऐसा वैसा इस प्रकार से शब्द आते हैं, ऐसा वैसा, मानो, ठीक है, मानो जानो, ये जो शब्द आते हैं ये कहाँ आ जाएंगे? ये स्वरूप बोधक में आते हैं। आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आगे है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की बात की जा रही है, जिसमें कितनी बोलियां आ जाएंगी? तो पहला जो था सौर सैनी अपभ्रंश की यदि हम बात करें, तो सौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ था? तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में कितनी आ जाएंगी? इसमें आती हैं आपकी 5 बोलियां। ठीक है, कितनी आएंगी? 5 आएंगी। पहली इसमें हमने पढ़ी खड़ी बोली है,
खड़ी बोली, दूसरी थी हरियाणवी, तीसरी है ब्रिज, चौथी हो जाती है बुंदेली और पांचवी हो जाएगी कन्नौज। ठीक है, ये हो गई 5। फिर उसके बाद दूसरी वाली जो है वो है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, इसमें कितनी आएंगी? इसमें 3 आएंगी। और 3 कौन कौन सी पढ़ी थी? थोड़ी देर पहले भी पढ़ी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। ठीक है, तीसरी आ जाती है आपकी कौन सी? बिहारी हिंदी। हिंदी हिंदी पढ़नी है हमें, बिहारी हिंदी। इसमें भी 3 देखी थी हमने। वो 3 कौन कौन सी थी? कि एक थी यहाँ मगही, एक थी मैथिली, और एक थी यहाँ पर भोजपुरी। कितनी हो गई? तो टोटल हमें 18 के साथ जाना है, ऑप्शन सी के साथ जाना। ठीक है, एक 4th नंबर पर आती है आपकी दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी, फिर उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जिसमें 2 आती हैं। अब ये 2 कौन सी हो जाएंगी? एक है आपकी गढ़वाली और एक हो जाएगी कुमायूं। ठीक है, कितनी हो गई? 5 3 8, 8 3 11 और 12 12 और 2 15, है ना? ये तो सिर्फ 15 हुई। और बाकी बताओ भाई, और कौन सी बची हुई है? तो बिहारी हिंदी हो गया, राजस्थानी भी तो बची है अभी, है ना? वो भी किस में आती है भाई? तो राजस्थानी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे 4। राजस्थानी हिंदी, इसमें हम देखेंगे 4 आएंगे। वो 4 कौन कौन सी हैं? तो 4 में हम देखते हैं, एक तो मारवाड़ी है, एक है मेवाती, एक है मालवी और एक हो जाएगी जयपुर। ठीक है, तो आई थिंक अब हो गए हैं 4 2 6 7, 7 और 3 10, 10 और 5 18। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बन जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनेकार्थक शब्द है सारंग निम्न में से किस एक के अर्थ में नहीं आता है? तो सारंग शब्द जो है ये बहुत सारे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हवा है, दीपक, स्त्री है, आंचल है, ठीक है, आंचल, घोड़ा है, हाथी, सांप या सर्प आप जिसे कह सकते हैं, सांप। ठीक है, इसके अलावा भौरा है, तलवार, कामदेव। ठीक है, लेकिन ज्योतिषी जो है इसके लिए ये शब्द नहीं आता है। आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ निबंध है, उधर रचनाकार दिए गए हैं, हमें इन्हें मिलान करना है। इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली आप देखेंगे सभी रचनाकार बहुत फेमस रहे हैं। तो क्या क्या दिया है यहाँ पर? हमें दिया है कि पगडंडियों का जमाना, ये किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या फिर विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर परसाई जी हैं। तो ए में क्या बनेगा? ए में 1 ही बनेगा, क्योंकि इसे लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी। रसात्मक बोध के विविध रूप को जो है किसने लिखा है? ये लिखा है गुलाब राय जी के द्वारा। जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसे लिखा है हरिशंकर जी ने। और विवाह योग को लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने। तो ए का 1 होना चाहिए। तो ए में 1 केवल यहीं पर है, ऑप्शन सी में ही है। बाकी सब आपका कट गया। इस आधार पर भी आंसर आपका निकल आता कि मान लो आपको एक ही पता था, ऐसे एलिमिनेशन करके भी ऐसे कूट वाले प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे 22 पर। यहाँ पर अर्थ युक्त शब्द हमें बताने हैं। 2 ऐसे शब्द होंगे जिनके अर्थ जो है आमने सामने दिए गए होंगे, हमें पहचानना है कौन सा गलत है। पहला जो शब्द है वो दिया है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ महल होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रसाद का कृपा, ठीक है। यहाँ दिया है दारू का दवा है, और ये दारू का शराब होता है। नीरा का निपट दिया है, नीरा का पेय विशेष है। नियत का नियुक्त दिया है, नियत का भावना है। तो इस नियत मतलब जो हमारी नियति है, जो निश्चित है, तो ये नियुक्त नहीं आएगा, ऑप्शन डी है, जिसका अर्थ जो है यहाँ गलत दिया गया है, बाकी सभी ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोहा और चौथा, ये किस प्रकार के छंद है?
समवर्णिक है, अर्ध सममात्रिक है, वर्णिक, वर्णिक छंद या फिर अर्धवर्णिक छंद है। तो क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन बी को कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि हम छंद के भेद की बात करें कि छंद के कितने भेद होते हैं, छंद के भेद कितने हो जाएंगे बताओ जरा, किसी को याद है तो 4 हो जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं पहला है मात्रिक, दूसरा है वर्णिक, ठीक है, वर्णिक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा आएगा? जल्दी से बताओ भाई। वर्णिक वृत्त आ जाएगा। चौथा होता है मुक्त, वर्णिक वृत्त, और चौथा हो जाता है मुक्त छंद। अब यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा अर्ध सममात्रिक छंद, ये जो मात्रिक छंद होते हैं इसके भी 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद, इसके 3 भेद हो जाएंगे। एक होता है सममात्रिक छंद, ठीक है, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा कौन सा आएगा? विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला है सॉरी। यदि हम किसकी बात करें, हम दोहा की बात करें, जिसका जो पहला और तीसरा चरण होता है ना, दोहा में यदि हम देखें तो इसका जो प्रथम और तीसरा चरण होता है, तीसरा, इसमें कितनी मात्राएं आती हैं? 13 आती है कि 11 आती है? तो इसमें हम कहेंगे 13 होगी, मतलब विषम चरणों में 13 मात्राएं, 13 13, और जो इसके सम चरण होते हैं, सम चरण मतलब दूसरा और चौथा, उसमें कितनी आती है? 11 11 मात्रा, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर दो तो सोठा बन जाएगा कि इसके विषम चरणों में, विषम जो चरण होंगे उसमें कितनी मात्राएं आएंगी? 11 11, और जो इसके सम चरण होते हैं मतलब दूसरा और चौथा भी कितनी आ जाएंगी? 13 13 मात्राएं आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ था? तो यहाँ हम आंसर करेंगे कि प्रेम सागर जी है, प्रेम सागर रचना है, इसे लिखा गया था लल्लू लाल जी के द्वारा, ठीक है। यही आपकी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अच्छा क्वेश्चन है, और जो बच्चा भी सेशन में जुड़ रहा है वो थोड़ा ध्यान रखें कि क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे है, 10 बजे आइए डेली। आर्मी गर्ल, हाँ जी, हेलो जी, कैसे हो बच्चे? आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? यहाँ पर दिया है हमें उपमा अलंकार, अन्योक्ति है, रूपक है, और अतिशयोक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? ज्ञान, माय नेम इज गंगा, हाँ हाँ पहचान लिया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी उपमा अलंकार आएगा इसमें हमेशा सासी से सम समान ये जरूर आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये कहीं नहीं आया। अन्योक्ति में एक उक्ति को समझाने के लिए हम दूसरी उक्ति कहते हैं, वो भी यहाँ नहीं होगा। उसके बाद अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो वैसा कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो संत लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, ज्ञान जो है ऐसे मिल रहा है जैसे आंधी आती है ना, वैसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो ज्ञान और आंधी को एक समान बताया गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार यहाँ पर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो नितिन बच्चे इसमें डी नहीं होगा। अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर डी था तो डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दिया है कंठोष्ठी दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जब हम स्वरों की बात करते हैं तो पहले होते हैं मूल स्वर, है ना, मूल स्वर, जिन्हें हम क्या कहेंगे? हृस्व स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से हो जाएंगे? उच्चारण स्थान पर, उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालव्य है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। फिर उसके बाद आता है री, तो री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा या मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अ बचा ये इसी का मतलब कंठ हो जाएगा, ई ये भी तालव्य है, और ऊ जो है ये भी क्या बन जाएगा? ओष्ठ बन जाएगा। बाकी हमारे 4 जो है ये क्या है? संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ये किससे मिलकर बने हैं? तो इन्हें भी देख लिया जाए, ओ और औ।
ये जो ए है, यदि इसकी बात करें तो अ प्लस ई से मिलकर बना है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य। ये किससे मिलकर बना है? अय, ये अ प्लस ए से मिलकर बना है। इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छी बात है, याद कर रहे हैं तो आ जाए करें क्लास में। यहाँ पर यदि ओ की बात करें, ये किससे मिलकर बना है? आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोस्थ है, कंठ प्लस ओस्थ। तो क्या बनेगा? ये उच्चारण स्थान बन गया कंठोस्थ। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना है? ये अ प्लस ओ से मिलकर बना है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठोस्थ हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? कंठोस्थ दीर्घ स्वर बताना है तो कौन सा आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? सी बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 27, इसमें पूछा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। क्या क्या दिया है हमें? पौरुष और विनाहिनी दिया है, त्याज्य दयालु है, धनुष नारायण, निरपराधी और नारी है। यदि निरपराधी की बात करें तो निरपराधी नहीं होता है, क्या होता है? निरपराध होता है, जिसने अपराध ना किया हो। नारी कैसे लिखेंगे? नारी ऐसे लिखा जाता है। धनुष भी गलत है, धनुष कैसे लिखा जाएगा? इसमें ये वाला श आएगा, ये तालव्य नहीं आएगा। नारायण कैसे लिखा जाएगा? नारायण, ये ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद त्याज्य नहीं होता है, क्या होता है? त्याज्य, जो कि त्यागने योग्य है। दयालु में भी क्या है? यहाँ छोटी ऊ की मात्रा आएगी, ये भी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, पौरुष और विनाहिनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, जिसमें पूछा है कि यहाँ पर क्या दिया है कि स्व शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गोसाई। अब यहाँ पर जो शिव धनुष है ना, जब हम बात करते हैं शिव धनुष, वो वाली जो है घटना की बात की जा रही है, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और वहां पर कौन शिव धनुष रखा हुआ है और जो उनको उसको तोड़ेगा या प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता जी का विवाह होगा। तो शिव धनु जो है जब उठाते हैं, कौन? श्री राम जब उठाते हैं तो उनके लिए शिव धनु इतना छोटा और इतना कोमल सा लगा कि उन्होंने उठाया और वो टूट गया। ऐसे लगा मानो कि मृणाल, मृणाल होता है कमल की नाल, कमल की जो डंडी होती है उसके समान है, कोमल और छोटा है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार आना चाहिए? क्या दिया है? विभावना है। विभावना में क्या होता है? जब बिना क्या हो भाई? बिना कारण के काम हो जाए, बिना कारण के कार्य पूर्ण हो, वहां पर होता है विभावना अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति में क्या होता है? इसमें जो वक्ता है वो बोल कुछ और रहा है और जो सुन रहा है उसे कुछ और सुनाई दे, वहां वक्रोक्ति होता है। उसके बाद उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब जहां उपमे और उपमान में, उपमे और उपमान में क्या हो? समान विशेषता के आधार पर या समान गुणधर्म के आधार पर तुलना या समानता हो, वहां पर होता है उपमा अलंकार। वक्रोक्ति भी बताया मैंने, इसकी परिभाषा याद रखना कि बोलने वाले ने कुछ और कहा, कुछ और कहा और सुनने वाले ने उसे उल्टा सुना, सुनने वाले ने कुछ और ही सुना, कुछ और ही सुना। ये सिंपल परिभाषा समझने के लिए, नहीं तो बुकिश लैंग्वेज तो बहुत कुछ है। होमवर्क के लिए जीएस पढ़ा दें? अच्छा चलो ठीक है, कोशिश रहेगी कि जीएस की क्लास है तो 7 PM पर होते हैं बच्चा। यहाँ कौन सा अलंकार होगा बताओ? 28 की मैं बात कर रही हूँ, क्या आना चाहिए यहाँ पर? तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, क्या आंसर आना चाहिए? तो यहाँ जो शिव धनुष है ना, ये जो शिव धनु दिया है, मतलब शिव धनुष है, ये श्री राम के लिए कैसा हो गया? इसकी समानता किससे की जा रही है? मृणाल से। मृणाल अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कमल की नाल जैसे, कमल की नाल के समान है। तो यहाँ तुलना की जा रही है शिव धनु और मृणाल में,
ऐसे लगा मानो कि कमल की नाल के समान है। तो जब उपमेय और उपमान में समान गुणधर्म के आधार पर क्या हो, तुलना या समान तो हो, वहां उपमा अलंकार होता है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बता दे। ठीक है, कि बहुत छोटा, बहुत हल्का सा लगा, कोमल सा लगा। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहे। तो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, क्या जाएगा? जानने की इच्छा, इसे कहेंगे जिज्ञासा। जीजी विषय क्या है? जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासा क्या है? ये किसी पर विजय पाने की इच्छा है, और जिज्ञासु क्या है? विजय पाने का इच्छुक। आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर है, शुद्ध शब्द की पहचान करें। दरिद्रता, पूज्यनीय, सौंदर्यता और पौरुषत्व। पूज्यनीय नहीं होता है, या तो आप सिर्फ पूज्य लिखें, नहीं तो आप पूजनीय लिखिए। ठीक है, सौंदर्यता नहीं होता है, या तो आप कहेंगे सुंदरता, या आप कहेंगे सौंदर्य। ठीक है, पौरुषत्व नहीं होता है, केवल क्या होता है? पौरुष होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये एकदम ठीक है, बाकी सभी गलत। दिल्ली पुलिस के लिए जीएस पढ़ा दीजिएगा। ठीक है भाई, 2 बच्चे हैं जो जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो एक बात सुनिएगा कि 7 PM पर आपकी एक जीके जीएस की क्लास होती है। ठीक है, तो एक बार वहां पर मैम से पढ़ के देखिए, डाउट लगे साथ के साथ पूछे। डेली 7 PM पर होती है, और अगर कुछ और दिक्कत लगे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार मैम की क्लास में जुड़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 31। इसमें पूछा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, उन्हें हम वृत्तकार स्वर कहेंगे, उन्हें समृद्ध स्वर कहेंगे, या अनुनासिक या निर्नुनासिक। अनुनासिक स्वर वो होते हैं कि जिनका उच्चारण ऐसे लगता है कि मुख के साथ नाक से भी हो, नाक से। ठीक है, अब ये कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो क्या है? अनुस्वार है, एक विसर्ग है। आप ऐसे बोलो ओ, ऐसे नहीं लग रहा, नाक से भी उच्चारित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ निर्नुनासिक बनेगा, कि वो स्वर जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। यहाँ आपके सभी स्वर आ जाएंगे, ये सभी जो है इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कितने हैं? 11 है। ठीक है, ए, आए, ओ और आओ। अब आते हैं वृत्तकार स्वर की तरफ, कि वो स्वर, हाँ जी नमस्ते आंचल, वो वाले स्वर कि जिन्हें हम बोलते समय हमारा मुख गोल हो जाए। कैसा हो जाए? हमारा मुख गोल हो जाए। अब समृद्ध स्वर है वो वाले स्वर जिन्हें उच्चारित करते समय हमारा मुख लगभग बंद जैसा रहता है। ठीक है, तो पहले इनको समझ लेते हैं कि वृत्तकार स्वर ये कौन से होते हैं, कि जिनके उच्चारण में मुख जो है, मुख बोलते समय गोलाकार हो जाए, है ना। मुंह नहीं बदलेगा, लेकिन जब हम उन्हें उच्चारित करते हैं तो उस समय लगेगा कि मुख हमारा गोल हो गया है। कैसे, कौन कौन से स्वर आएंगे बताओ, बोलकर देखो कौन कौन से स्वर होंगे। तो वृत्तमुखी जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि बात करें ऊ, है ना, बोला ना ऊ, ऊ बोलते समय हमारा मुंह गोल हो गया। ऐसे ही इसका बड़ा ऊ, ओ, ओ, आओ, तो बन रहा है ना मुंह एकदम गोल। अब आते हैं समृद्ध स्वर की तरफ, कि जिन्हें बोलते समय मुख लगभग, इन्हें उच्चारित करते समय मुख लगभग बंद रहता है। ठीक है, अब ये कौन से हो जाएंगे? ई, ई। ठीक है, इनमें ज्यादा मुंह नहीं खोलना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, एकदम बच्चा, यूपीएसआई के लिए ही है, स्पेशली यूपीएसआई और साथ ही में आपका यूपी पुलिस। ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो समृद्ध स्वर है, इसमें आपके 2 स्वर आए, ई और ई। इसके अलावा ऊ और ऊ, ये इसमें भी जाता है वृत्तकार, या इन्हें कौन नाम से जाना जाता है? वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, या तो ये हो, नहीं तो यहाँ पर ये समृद्ध है, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 32, जिसमें पूछा है कि पंजाब में
हिंदी भाषा का या हिंदी का प्रचार किसने किया था? ये उस समय की बात है जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। कोई बात नहीं है, चलो यहाँ पर आते हैं। तो एक तो यहाँ पर आते हैं कौन, लाला लाजपत राय जी, जब वो प्रयास करते हैं कि जो हिंदी है वो पंजाब में प्रसारित हो, लोग वहां पर हिंदी को भी जाने, हिंदी भी बोले, ठीक है। तो एक तो वो कोशिश करते हैं कि एक जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके तहत हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत भी हो जाए, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर श्रद्धाराम फुल्लोरी जी हैं, दो लोग हैं जिनका मतलब प्रयास यही था कि पंजाब में हिंदी का प्रचार हो। तो श्रद्धाराम फुल्लोरी जी और इसके अलावा लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। और इनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि कौन सा वर्ष था, 1911-12 की बात है, जब वो प्रयास करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब जो यूनिवर्सिटी थी उसमें क्या किया जाए। 1911 में पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब विश्वविद्यालय में क्या हो, हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, हिंदी को जो सिलेबस था स्टूडेंट्स का उसमें शामिल किया जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट है 33, जिसमें पूछा है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं मतलब एक ऑप्शन गलत होगा। क्या क्या दिया है, पहला है मिठास, शिष्टता, महात्म्य। फिर उसके बाद दिया है यहाँ पर राष्ट्रता, देवत्व और माधुर्य, नम्रता, दासता और व्यवहार। ये जो ऑप्शन डी है दानव, ये पूरी जाति की बात कर रहे हैं, दानवों की। मनुष्य, ये भी पूरी जाति की बात करते हैं। ब्राह्मण में, ब्राह्मण भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ब्राह्मण, है ना। तो ये क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है, और बाकी सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी आ जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 34 पर, बनाफरी किस उपबोली के अंतर्गत, किसकी उपबोली है। अब यहाँ ये जो बुंदेली है, बुंदेलखंड में बोली जाती है, और इसी के अंदर जैसे हमने पढ़ा ना, बुंदेली किस में आएगा, पश्चिमी हिंदी में आती है, कि यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ये बोली जाएगी, और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हमने देखी हैं। तो अब ये जो बुंदेली है, बुंदेलखंड में बोली जाती है, यहीं पर हम देखते हैं बनाफरी भी बोली जाती है, इसी रीजन में। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन क्या बन जाता है, ई बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 35 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिनका हिंदी साहित्य में जो प्रवेश हुआ था, इन्होंने लेखन कार्य की शुरुआत की थी, वो किस विधा के द्वारा इन्होंने की थी। तो क्या इन्होंने उपन्यास लिखा था, कहानी लिखी है, कविता या आलोचना। रामचंद्र शुक्ल जी, इनके बारे में बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या आंसर करेंगे हम, आलोचना, है ना। किससे शुरुआत करते हैं, आलोचना से इन्होंने शुरुआत की थी। और इनकी जब हम रचनाओं की बात करते हैं तो पहली जो इनकी रचना रही वो कौन सी रही, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये आलोचना है। भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा, और एक प्रमुख रचना है इनकी चिंतामणि, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, और इनकी जो विधाएं रही हैं मोस्टली आप उपन्यास क्या देखेंगे, उपन्यास में आलोचना से शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है 36, उसमें पूछा है कि कौन से ऐसा विकल्प है जिसमें सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कहा जाता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जिसके 4 भेद होते हैं। पहला होता है कालवाचक, जिसमें क्रिया के समय के बारे में बताया जाए। दूसरा होता है स्थानवाचक, जहां पर हमें पता चलता है क्रिया कहाँ आयोजित हुई। तीसरा होता है परिमाणवाचक, जिसमें क्रिया के लिए मापतोल वाले शब्द आते हैं। और चौथा होता है सार्वनामिक, रीतिवाचक, ठीक है, जिसमें क्रिया का तरीका या ढंग पता चलता है। आजकल और प्रतिदिन, ये समय की बात कर रहे हैं, तो ये कालवाचक होंगे। केवल, कदाचित और शायद, ठीक है। कदाचित मतलब कभी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। जो बच्चा भी सेशन में जुड़ा है, बच्चा क्लास की टाइमिंग कितने बजे है, सुबह 10 बजे है। 10 AM पर हिंदी की क्लास हो रही है। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आइए।
साथ ही में याद रखना कि जो मंडे है मतलब परसों, परसों से हमारे टॉपिक वाइज सेशन होंगे, ठीक है, हिंदी में टॉपिक वाइज सेशन होंगे, ठीक है। अब क्या दिया है यहाँ पर, रोहित वर्मा, अच्छा जी, चलो ये भी पुरानी स्टूडेंट है। हाँ, यहाँ पर दिया है ऊपर नीचे बाहर, ये स्थान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें केवल कदाचित, कदाचित मतलब कभी कभी, ठीक है, तो ये भी समय की बात करें। जो ही, तक और पर, जैसे ही, है ना, जैसे ही मैं आया, तो ये जो है ये आपके रीतिवाचक में चले जाएंगे। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 37, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? कौन कौन दिए हैं यहाँ पर है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, राम कुमार वर्मा है, या रमाशंकर शुक्ल हो जाएंगे। बताइए, जो रीति काल नाम दिया गया था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था, रीति काल को रीति काल नाम, और ये सबसे ज्यादा जो है क्या रहा, प्रसिद्ध रहा। अब यहाँ पर कौन आएंगे बताओ, कौन लग रहे हैं, तो ये विश्वनाथ जो प्रसाद जी हैं, ऑप्शन ए वाले, इनके द्वारा जो है ये नाम दिया गया था, रीति काल को दूसरा नाम कहा गया था श्रृंगार का। इसके अलावा जो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को दूसरा नाम दिया है, इन्होंने कहा है इसे अलंकृत काल, अलंकृत काल, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और जो रीति काल को नाम दिया गया था, इस काल का नाम रीति काल पड़ा, वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। जैसे आदि काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 38 पर बढ़ेंगे। नारी से बना भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है। नारी शब्द क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण जाति की बात करता है, नारी की जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हमें भाववाचक बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है। अब ये नार तो नहीं बनेगा, नारायणी नहीं बनेगा, नारीवादिनी क्या बनेगा, नारित्व बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका भाववाचक संज्ञा, आंसर डी आ जाएगा। 39 पर आते हैं। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, आगे या नरेश मेहता हो जाएंगे। तो यहाँ रचनाओं से क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपका 1 से 2 जरूर आएगा, 1 से 2 जरूर आएगा। बताओ यहाँ कौन होने चाहिए? यहाँ पर नरेश मेहता जी आ जाएंगे। इनकी जो रचनाएं हम देखते हैं, एक तो इन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं कुछ रचनाएं, इसके अलावा इनकी रचनाओं में हम ज्यादातर हिंदी और खड़ी बोली, है ना, हिंदी और खड़ी बोली में देखते हैं। इनकी और जो रचनाएं हैं उसमें हम देखते हैं, एक है अरण्य, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, बोलने दो चीड़ को। अरण्य है, प्रथम फाल्गुन है, प्रथम फाल्गुन, फागुन जिसे कहते हैं। और एक और है इनकी रचना जिसका नाम है धूमकेतु एक श्रुति, धूमकेतु, धूमकेतु एक श्रुति, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ठीक है, मतलब कोई त्रुटि है, प्रत्यार्पण है, पुनरागत, आत्म अवलोकन और निरावलन। ये जो पुनरागत है यही गलत है ना। पुनरागत, आगत का मतलब है आया हुआ, ठीक है। तो ये जो पुनरागत है इसका अगर हम बात करें था मतलब दोबारा आया हुआ, तो इसे पुनरागमना, पुनरागमन कह सकते हो, ठीक है, ये सही हो सकता है, लेकिन पुनरागत नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब पुनरागत। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बाकी सभी ठीक है। चलिए, तो ये होमवर्क रहेगा आपका, HW का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में करेंगे। शब्द है त्रिकालज्ञ, इसका अर्थ हमें इन चारों में से चुनना है। साथ ही में आप लोग बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, फीडबैक अवश्य दें, और जो क्लास है आपकी उसकी टाइमिंग कितने बजे है। तो डेली, अब कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, 10 AM पर आपकी हिंदी की क्लास हो रही है। 10 तारीख को, 10/11/2025 को हिंदी की क्लास में हम लेकर आने वाले हैं टॉपिक वाइज सेशन, ठीक है। तो एक एक टॉपिक के साथ हम आगे पढ़ेंगे। किसी को डाउट हो तो जब आप रिवाइज करें तो उस टाइम डाउट आ रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ साथ वहां अपना डाउट भी लिख देंगे, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं मंडे मॉर्निंग। आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना ज़रूरी पढ़ना होता है उसके साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है। हाफ एन आवर मुश्किल से लगेगा अब रिवीजन में, तो रिवाइज ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास लाइव होते ही आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। शाम 5 बजे करेंट अफेयर होगा और 7 बजे जीके जीएस का सेशन होगा। ठीक है, मिलते हैं मंडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।